मेरी उम्र 19 साल थी। मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। इन दिनों गर्मी शुरू हो गई थी, इसलिए हमें कॉलेज से छुट्टी मिल गई थी। रोज की तरह आज भी पूरे घर की सफाई करने के बाद मैं अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। पूरा वजूद थकन से चूर हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे पूरा बदन अकड़ चुका हो। मैं अपने बिस्तर पर लेटकर सुकून करने लगी और अपने हाथों से अपने सर को मसाज देने लगी। मेरे कान की आवाज़ सुनकर मेरा भाई सहंड कमरे में आया। कहने लगा, क्या हुआ नमा, तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा, भाई काम बहुत होता है। अम्मी तो सारा काम मेरे सर पर डालकर चली जाती हैं। कॉलेज से छुट्टी क्या हुई है, सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। ऊपर से मलम भी छुट्टी पर है। मुझसे नहीं होते यह घर के काम। मेरी बात सुनकर स्वंड हंसा और मेरे पास बैठ गया। फिर कहने लगा, मेरी प्यारी बहन, कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ। इसे पियोगी तो सुकून हो जाएगा। मैंने स्वंड की बात सुनी तो मुस्कुरा गई। कहने लगी, बस तुम खाना बाहर से ले आना, मैं थोड़ी देर सोऊंगी तो मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो जाएगी। स्वंटा कमरे से निकल गया। कुछ देर बाद ठंडे दूध का गिलास साथ वो ले आया। मुझे स्वंटा पे बहुत प्यार आया था। दुनिया में बहुत कम ऐसे भाई होते हैं जो अपनी बहनों का इतना ख्याल रखते हैं। मैं उसे ढेरों दुआएं देने लगी और उसका लाया हुआ दूध पीने लगी। दूध पीने के बाद मैंने गिलास एक साइड पर रखा और लेट गई। असफ कहने लगा, चलो मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ, तुम सो जाओ। वो मेरे सामने बैठ गया और अपने हाथों से मेरा सर दबाने लगा। मुझे भी सुकून आने लगा। दर्द की शिद्दत भी कम होने लगी थी। मैं आंखें मूंद कर सोने लगी। कब मैं गहरी नींद में चली गई, पता ही ना चला। कई घंटे तक मैं सोती रही। मेरी आँख अम्मी की आवाज़ पर खुली थी। मैंने हड़बड़ा कर आँखें खोली तो सबरी तरह बुरी बोझल थी। घड़ी पर टाइम देखा तो रात के सुबह के 9 बजे बज रहे थे। मुझे एकदम झटका सा लगा। मेरी अजीब बात थी, अम्मी अब्बू ऑफिस से वापस आ चुके थे। शायद थकावट की वजह से मुझे वक्त का एहसास ही ना हुआ। मैं उठकर जैसे ही 2 कदम चली तो मुझे चक्कर आ गए। आंखों के इर्द गिर्द अंधेरा छा गया और दीवार पर हाथ ना रखती तो यकीनन मैं गिर जाती। मैं फ्रेश होकर बाहर आई तो खाने के मेज पर सब बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं जाकर असफ के साथ कुर्सी पर बैठ गई। वह मुझे देखकर खाना मेरी प्लेट में डालकर देने लगा और फिर अम्मी को कहने लगा, अम्मी आप नाम पर काम का बोझ थोड़ा कम डाला करें। अरे अगर मलमा नहीं आ रही तो उसकी जगह कोई और रख ली। यह बेचारी सारा दिन काम करके थक जाती है। देखी तो इसकी रंगत भी पीली पड़ चुकी है। मेरी हालत वाकई ही खराब हो चुकी थी। मैं काफ़ी बोझल महसूस कर रही थी। मेरे अम्मी अब्बू दोनों ही जॉब करते थे क्योंकि सिर्फ अब्बू की जॉब से घर चलना मुश्किल था। ऊपर से हमारी पढ़ाइयों के खर्चे भी कुछ कम ना थे। इसलिए मेरी अम्मी भी इस कंपनी में जॉब करती थी जहाँ बाबा करते थे। मैं और स्वना कॉलेज जाते थे, मगर अभी इम्तिहान की वजह से छुट्टियां थी, इसीलिए हमें घर में ही रहना पड़ रहा था। मैंने यह बात नोट की थी कि पिछले कुछ दिनों से सहंड मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही अटैच हो चुका है। जब से मुझे छुट्टियां हुई थी वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था। अगर मैं घर का कोई काम करती तो आकर मेरी मदद करने लगता। अगर मैं थक जाती तो मेरा सर दबा देता। मैंने उसे मना करती मगर कहता कि नहीं, तुम थक चुकी हो, इतना काम करती हो, मेरा हक है कि मैं तुम्हें सुकून पाऊं कम। मैं भी खामोशी से लेटी रहती। मगर एक रात जो कुछ मेरे साथ हुआ, मेरे तो होश उड़ गए कि सहंड कभी ऐसा भी कर सकता है। मैं अपने कमरे में सो रही थी कि आधी रात के वक्त मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में दाखिल हुआ हो। आहिस्ता से चलता मेरे बिस्तर के करीब आया हो। भले ही मैं सो रही थी मगर मेरा जहन बेदार था। मैंने हबाका आंखें खोल दी। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। जब मैंने उठकर देखा तो अंदर कोई भी नहीं था, बस कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। मैं सोने से पहले हमेशा दरवाज़ा बंद करके सोती थी, फिर खुद कैसे खुल सकता था। मैं नींद से भरी आंखों से उठी और दरवाजे को लॉक करने लगी। दरवाज़ा लॉक करने के बाद दोबारा पलटकर बिस्तर पर सो गई। मेरी आंखें बंद थी कि एक मर्तबा फिर मुझे कदमों की जॉब सुनाई दी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई बिस्तर पर मेरे पास बैठा हो और वह अपना हाथ मेरी जानिब बढ़ा रहा हो। लेकिन मैंने पलटकर पीछे देखा तो कोई भी नहीं था। मुझे घबराहट होने लगी। मैंने उठकर कमरे की लाइट ऑन कर दी। दरवाज़ा खोलकर भी बाहर देखा, मगर वहाँ पर भी कोई ना था। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था जो अब हो रहा था। मुझे पानी की तलब हुई तो कमरे का दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर निकली। उसी वक्त असंत भी अपने कमरे से बाहर निकला। मुझे उठा देखकर कहने लगा, क्या बात है, आप अभी तक जाग रहे हैं?
मी उसे बताने लगी, कुछ नहीं, बस मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई मौजूद हो। पानी पीकर दोबारा कमरे में आई। फौरन उस बंद भी पीछे मेरे आ गया और कहने लगा, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको डर लग रहा है तो मैं आपके पास हो जाता हूँ। मैंने उसे कहा, नहीं नहीं, मेरी वजह से तुम्हें अपनी नींद खराब करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने कमरे में सो जाओ। मगर असफ जिद करने लगा, आपको मैं अकेला किसी हाल पर भी नहीं छोड़ सकता। आपकी तबीयत खराब हो सकती है। मैं आपको तकलीफ नहीं दे सकता। चले आप सो जाए, मैं भी यहीं सो जाता हूँ। मैंने कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ। मगर वह तो मेरे कमरे में ही सोने पर बिड़ा था। मैं बेड पर जाकर सो गई और उसने तकिया उठाकर सोहे पर रख लिया और वहीं पर सो गया। उस रात मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई सामने बैठकर मुझे बहुत देर तक देखता रहा। उसने मेरे बालों को भी सहलाया हो, मेरे चेहरे पर उंगली फेरी हो और मैं पुसकुना सी सोई रही। मुझे सब कुछ एक ख्वाब लग रहा था। अगली सुबह मैं उठी तो मेरा मूड बड़ा ही खुशगवार था, मगर जैसे ही अपने वजूद पर गौर किया तो मैं बौखला गई। यह तो शुक्र था कि मैंने दुपट्टे से अपना जिस्म ढक रखा था, क्योंकि सोते हुए मेरी कमीज बिनाइबा हो चुकी थी। मुझे हैरत हुई थी क्योंकि आज से पहले मैं कभी इस तरह ग्याल होकर नहीं सोई थी। आज सहंड मेरे खुश लग रहा था, ना जाने क्या वजह थी। मैंने उससे पूछा, बोला, मैं तो रोज इतना खुश होता हूँ, जिसको आज जैसी बहन मिल जाए वो क्यों खुश ना हो। घर के सारे काम वगैरह निपटाकर मैं बैठी तो सहंड तेल लेकर मेरे सर पर आ गया। कहने लगा, नामा, आपके बाल को मैं आपके सर में मसाज कर दूँ। मुझे इसकी हरकत बड़ी अजीब लगती थी। मैंने कहा, यह तुम्हारा काम नहीं है, जाओ अपने दोस्तों के साथ घूम फिर आओ, मुझे मसाज की ज़रूरत नहीं है। मगर वो तो खुद ही मेरे बालों से कैचर उतारकर कहने लगा, आप ही नखरे मत किया करें, किस्मत वालों को मिलते हैं। मुझ जैसे भाई, आपका भाई जब आपके इन खूबसूरत रेशमी बालों में मसाज करना चाहता है तो आपको क्या मसला है। चले आए, मैं आपका मसाज कर देता हूँ, आपको बहुत सुकून आएगा। वो मुझे वहाँ से उठाकर कमरे में ले गया। मैं बेड पर तकिया रखकर लेट गई। मेरे बाल बेड से नीचे लटक रहे थे और मेरे सामने बैठकर मेरे बालों की मसाज करने लगा। असफल मुझसे 4 साल छोटा था, मगर मुझे नाम से बुलाता था। कहता कि आप इतनी प्यारी हैं कि आपको देखकर दिल करता है आप हमेशा यूं ही मुस्कुराती रहें और मैं आपका लाड उतारता रहूं। असफ मेरा मसाज कर रहा था, लेकिन उसके हाथों में तो जैसे जादू था। मसाज से मुझे इतना मजा आया कि मैं नींद की वादियों में खोने लगी। तेल की खुशबू बड़ी ही जबरदस्त थी। मैंने असंत से पूछा, यह कौन सा ऑयल है। कहने लगा, यह बहुत ही खास तेल है, खास आप ही के लिए, आपके जो इतने हसीन बाल है ना, यह इन बालों के लिए ही बना है। इसकी बातें बहुत प्यारी होती थी। मैं समझ नहीं पाती थी कि यह बात करके किस तरीके से कर रहा है। बहरहाल मसाज के दौरान ही मुझे नींद की वादियों में खोती जा रही थी। एक मर्तबा फिर मैं सो चुकी थी, मगर जब कुछ देर बाद मेरी आँख खुली तो मेरा पूरा वजूद दर्द से टूट रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा वज़न मेरी टांगों पर रख दिया गया हो। पूरे बदन में दर्द साजिटा करता जा रहा था। मैं धीरे से उठकर बैठी और उसके पास देखने लगी। जब अपने वजूद पर गौर किया तो मैं मुकम्मल भीगी हुई थी। ऐसे लग रहा था जैसे मुझे किसी ने नहला दिया हो। मेरे कपड़े गीले थे, पंखा बंद था और गर्मी थी। आखिर यह सब कुछ हुआ क्या था। मैं बड़ी ही मुश्किल से बेड से उठी। मुझे चक्कर आ रहे थे, मुझसे चलना मुश्किल हो रहा था। मैं अपनी हालत समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ यह सब कुछ क्या हो रहा है। बड़ी मुश्किल से चलकर वसाम गई और फ्रेश हुई थी। अपनी हालत पर गौर किया तो ऐसे लगा जैसे मैं सोई नहीं बल्कि कोई मशक्कत वाला काम कर रही थी। मैं जब कमरे से बाहर निकली तो मुझे कसाया कसाया की आवाज़ आई। ऐसे लग रहा था जैसे स्वंड किसी से बात कर रहा हो। घर में तो मेरे और उसके अलावा कोई भी मौजूद नहीं था, फिर वह किसके साथ बात कर रहा था। मैं पहले तो किचन में पानी पीने गई, मगर तब तक आवाज़ आना बंद हो गई थी। मैं किचन के दरवाजे के पास खड़ी थी। जब असफ बैठक से निकला तो उसके हाथ में काफ़ी पैसे थे, जिनको देखकर वह मुस्कुरा रहा था। मेरे माथे पर बाल पड़े। अगले ही पल मैं स्वंटा की नज़र में उछल पड़ी। मुझे देखकर कहने लगा, नामा उठ गई। मैं चलते हुए उसके करीब आई। वो हाबा का पैसे अपनी पट की जेब में डाल रहा था, मगर उसका हाथ पकड़कर इन पैसों को सामने लाकर बोली, सहंड, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। वो नज़रें झुका चुका था। कहने लगा, आप प्लीज़ पापा को मत बताना। मैं तो हंस में मटल हो गई। उसने ये पैसे अब्बू को तो नहीं निकाले। मैं सख्ती से बोली तो वह सहम गया।
कहने लगा यह अब्बू के एक दोस्त के कई साल पुराना कर्ज उतारने आए थे। मैंने तो सोचा उनके मोबाइल लूं, लेकिन इसने पैसे मुझे थमा दिए। मैंने कहा तुमने अच्छा किया, घर के हालात देखो किस कदर खराब है। हमारे माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे हैं और तुम बजाय यह पैसे उनको देने के मोबाइल लेने की बात कर रहे हो। सहंड शर्माने लगा, मगर मैं वो पैसे रात को अब्बू को दे दिए। सहंड ने मेरे साथ कोई बात नहीं की। आज तो वह सोने भी जल्दी चला गया था। अगले रोज मैं किचन में काम कर रही थी जब सहंड अपने दोस्तों के साथ घर में दाखिल हुआ। मैं जितनी हैरान होती उतना कम था, क्योंकि वह अपने दोस्तों को सीधा अलका में ही ले आया था। उस वक्त दुपट्टा उतारकर बर्तन धो रही थी। जब वह सब हमसे हुए अंदर दाखिल हुए, मैंने फौरन दुपट्टा किया और फिर असमंता को बुलाने लगी कि यह क्या तरीका है, तुम जानते भी हो इस वक्त अम्मी अब्बू घर नहीं, फिर भी इन लोगों को घर ले आए। सयाना कहने लगा यह मेरा घर है, जब आपको मेरा ख्याल नहीं तो मैं आपका ख्याल क्यों करूं। अच्छा सा खाना तैयार करें, मेरे बहुत खास दोस्त हैं। वो मुझसे काफ़ी नाराज हो चुका था, मगर अब मैं क्या करती, यह करना तो जरूरी था। मैं उसके दोस्तों के लिए खाना बनाने लगी तो वह बोला खाना परोसने भी तुम खुद ही आओगी। मुझे असफ का यह रवैया हैरान कर रहा था। छोटी सी बात पर आखिर वह ऐसे कैसे बदल सकता था। मैंने खाना मेज पर लगा दिया। मैंने गौर किया था कि उसके दोस्त बार बार मुझे घूरकर देख रहे थे। वह सभी मर्द थे, सहंड की उम्र से बड़े थे। अजीब तरीके से घूरते रहे, जैसे कच्चा ही खा जाएंगे। मैं अपने कमरे में बंद होकर रह चुकी थी। जैसे ही वह गए तो मैं स्वंड पर फट पड़ी कि दोबारा तुम्हारे दोस्त मुझे इस घर में नजर न आए। मगर वह तो अगले ही पल गाल थामकर कहने लगा, इतना गुस्सा कहाँ से आता है आप में, नहीं आएंगे दोबारा। मगर आप इस बारे में अम्मी अब्बू को कुछ नहीं बताएंगी। कैसा लड़का था यह, कभी प्यार नाकावा करने लगता तो कभी क्या आने लगता। बहाल मैंने हमें सर हिला दिया और अपने कमरे में चली गई। मुझे उसकी हरकतें कुछ मस्कसी लगने लगी, क्योंकि वह अब मुझे अजीब ही तरह देखने लगा था। इस रोज भी मैं जब अपने कमरे में आराम करने के लिए सोती तो अचानक मुझे अपने पैरों पर किसी के हाथ महसूस होते। मैंने जब बकालका आंखें खोली तो सहंड मेरे पैरों को अपनी गोद में रखकर मसाज दे रहा था। मैंने उसे ऐसा करने से मना किया, मगर वह कहने लगा मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दे। इस घर में एक मैं ही हूँ जिसे आपकी फिक्र इतनी है। अम्मी अब्बू को तो काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। खैर मैं भी पुरस्कूना हो चुकी थी, आंखें बंद किए सोने लगी। सहंड के हाथों का मसाज था तो मुझे नींद की वादियों में खोने लगी। मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे होश गुम हो गए। मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था। बिस्तर की चादर बिल्कुल बेतरतीब हो चुकी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बेड पर एक शर्ट भी पड़ी थी और साथ ही एक मेल परफ्यूम भी पड़ा था। आखिर यह सामान किसका था? मैं तो कितनी देर कुछ बोल ना सकी। सर में इस कदर शदीद दर्द से उठ रही थी। मैं दोबारा बिस्तर पर गिर चुकी। ऐसे लग रहा था जैसे मुझे किसी ने बेहोशी की दवा पिला दी हो। मुझे अपने पास कसाया कसाया की आवाज़ आ रही थी, मगर यह कौन बोल रहा था मैं पहचान ना सकी। मुझे तो सिर्फ सहंड की अम्म लग रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे सहंड मेरे कमरे में मौजूद हो, मुझे उठाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद जब आँख खुली तो सारा मंजर मेरी आँखों के सामने घूमने लगा। मैंने आँख खोलकर सबसे पहले बेड की जानिब देखा जहाँ पर शर्ट और परफ्यूम पड़ा था, मगर अब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। आज फिर मेरी हालत बड़ी अजीब थी। मैं बच्ची तो नहीं थी जो यह सब कुछ समझ ना सकती। घर सोए मेरे असफ के और कोई भी नहीं होता था। फिर मेरे सोने के बाद आखिर ऐसा भी क्या होता कि मेरा पूरा वजूद पसीने से साबा होता। ऐसे लगता जैसे मुझे पानी से नहला दिया गया हो। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस्म दर्द से चूर था। रंगत भी बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी, दिन ब दिन कमजोर होती चली जा रही थी। इस रोज भी स्वना मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं बहाना बनाकर अपने कमरे में आ चुकी थी। जहन में अजीब एहसास आने लगे थे। तबीयत बहुत खराब थी। मेरी तबीयत देखकर अम्मी भी परेशान हो गई। कहने लगी मैं कल ही ऑफिस से छुट्टी लेकर तुम्हारा डॉक्टर से चेकअप करवाती हूँ। आखिर क्या मसला है तुम्हें? देखो तो कैसे जल पड़ चुकी हो। उस रोज सारी रात में उल्टियाँ करती रही, सांस भूल रहा था, ठीक से सो ना सकी। अगले रोज मेरे माँ बाप हमेशा की तरह फिर से अपने काम पर जा चुके थे। उन्हें तो शायद मेरी परवाह ही नहीं थी। मैं खुद ही डॉक्टर के पास गई, जहाँ पर अल्ट्रासोना में यह आया था कि मैं वल हूँ। आखिर यह सब कुछ मेरे साथ कौन कर सकता था? सहंड मेरा भाई था, लेकिन फिर जहन में यह बात आई कि स्वंटा को मैं अपना सबका भाई समझती हूँ।
जबकि यह बात किसी से ढकी छुपी नहीं थी कि असफल मेरा सौतेला भाई है और वह मेरे मुंह की औलाद है, जबकि मैं तो अपनी अम्मी की पहली शादी में से थी। इस तरह की बातें मुझे कुछ गलत सोचने पर मजबूर कर रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि किस मुंह से अपने माँ बाप को इस बारे में बताऊं। असफल मेरे पास बैठा, माँ बाप के सामने कभी मेरा हाथ पकड़ता तो कभी मेरी गाल खींच देता। अगले ही रोज मैं अस्पताल गई और अबॉर्शन से पहले डॉक्टर से कहा इस बच्चे का डीएनए करके। डॉक्टर ने डीएनए रिपोर्ट पकड़ाई तो मेरे तो जैसे सांस लेना ही भूल चुकी थी। मैं जो समझ रही थी वैसा कुछ नहीं था। यह बच्चा तो किसी और का था, लेकिन यह कौन कर सकता था मेरे साथ। अम्मी अब्बू घर से गए तो मैं अपने कमरे में मोबाइल का कैमरा फिट कर दिया और इस रोज वो मेरे पास आया और मेरे सर में मसाज करने लगा। मैं भी खामोशी से लेटी रही। बहुत कोशिश की कि ना सोऊं, मगर शायद इस तेल में बेहोशी की दवा थी जिसे सौंगाम में बेहोश हो जाती थी। कई घंटों बाद मुझे होश आया था। माँ बाप भी घर आ चुके थे। जब मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग सामने की तो मेरे पैरों से जमीन ही निकली गई। सहंड मेरे कमरे में अपने अब्स दोस्तों को ला रहा था जो मेरे साथ बड़काई कर रहे थे। अपना मकसद पूरा करने के बाद सहंड को उन्होंने पैसे दिए और वहां से चले गए। यह बात मुझ पर किसी क़यामत की तरह टूटी। मैंने कमरे से बाहर जाकर सहंड को गिरेबान से पकड़ा और टाई पाँव की बौछार की, उसके मुंह पर कर दी। स्वंड खुद बौखलाया हुआ था। अम्मी अब्बू भी वहीं पर आ गए। अब्बू गुस्से से मेरा हाथ पकड़ चुके थे कि होश में तो हो, पागल हो गई हो, क्यों मार रही हो स्वना को। मैंने रोते हुए वो वीडियो इन्हें दिखा दी। यह जलील इंसान मेरे साथ यह सब कुछ करवाता है। वीडियो मेरी मुँह ने देखी तो फर्श पर गिर चुकी। अब्बू को भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। उन्हें संत को पकड़कर बहुत मारा। उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था। गुस्से से कहने लगा, मैंने इसे कभी अपनी बहन समझा ही नहीं। मुझे पैसों की जरूरत रहती थी। लोग इसके लाखों रुपए देने को तैयार थे। मुझे अपनी आयता पूरी करनी थी, इसलिए मैंने यह कदम उठाया। अपनी बहन की जिस्म फरोशी करवाई। मैं अपने कानों पर हाथ रखकर बस रोए जा रही थी। अब्बू ने उसे इतना मारा कि वह लालना हो गया, मगर जैसे तैसे खुद को उनसे का घर से भाग गया और दोबारा कभी पलटकर इस घर में नहीं आया। मेरे पेट में पल रहा बच्चा नाजायज़ था, जिसका मैंने अब तक करवा दिया। मगर स्वंड ने जिस कदर घिनौना खेल मेरे साथ खेला मैं मरते दम तक भूल नहीं सकूंगी। यकीनन आजकल से इस पाइटन का दूर भाई वही होता है जो आपके सगे वल्दैना से हो। अंजाम मर्द के सहारे अपनी जवान जहान बेटी को छोड़ना यकीनन बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि शैतान परस्त मर्द हर वक्त इस आड़ में रहते हैं कि वो किसी ना किसी बाट हवा की इज्जत को नालमा करें। तो मैं अपने तमाम देखने वाले और सुनने वाले वल्दैना से यही गुजारिश करूंगा कि हमेशा अपनी बेटियों के साथ पर्दों में रखें और कभी किसी भी अनजान मर्द के सहारे पे इन्हें अकेला ना छोड़े। इस सारे मामले में आखिर गलती किसकी थी? मेरे बाप की, जो पैसा कमाने के चक्कर में बच्चों से बिल्कुल ही गयाल हो गए थे, या फिर मेरी कि मैं अपने सटल भाई के साथ अकेली इस घर में रहती थी, इस पे हद से ज्यादा एतबार करती थी, इसे अपना सगा भाई ही समझती।